75 साल हो गए आजादी को, और कहीं ना कहीं मुसलमान समाज आज भी सोया हुआ है। और सोया हुआ नहीं, अगर वो जागने की कोशिश भी करता है तो उसको कहीं ना कहीं लोग उसको सुलाने के काम करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान के नाम के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है। मुसलमान नाम आने से राजनीति होती है, और उस मुसलमान के नाम से गवर्नमेंट चुन के आती है और गवर्नमेंट गिरती है। तो मुसलमान चाहिए हर चीजों में बोलने के लिए, तो सॉफ्ट टारगेट है ना। मुसलमान को कोई अपनाना नहीं चाहता है। उसको एक मतलब एक हम मंदिर और मस्जिद के पास तो कोई मांगने वाला था ना, उसको झूठा प्यार दिखाते, वैसा झूठा प्यार मुसलमान को दिखा के हाथ घुमाते सर पे। उसको हकीकत में कोई चेंज करना नहीं चाहता। महाराष्ट्र में एक ही बाला साहब ठाकरे, तो दूसरा बन नहीं पाएगा। अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने सच बोला है। बाला साहब ठाकरे ने उन्होंने जो बोल के गए, जो चीज किया, उन्होंने बोले हिंदुस्तानी मुसलमान से मुझे प्यार है, मुझे नफरत पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले मुसलमान से। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान से नफरत नहीं किया था बाला साहब ठाकरे। महाराणा ने भी कहा कि हम मुसलमानों के साथ है। अभी तुमको जब तुम्हारा आरक्षण मिला है तो अभी तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि मुसलमान के साथ आए, हमारे 5% एजुकेशन पे हमारा साथ दे। मराठा आरक्षणाच्या घडामोडी महाराष्ट्रात जोर धरत असतानाच मुस्लिम आरक्षणाचा विषयही एका बाजूनी वर येतोय। काय आहेत महाराष्ट्रातल्या मुस्लिम समाजाचे प्रश्न? काय आहे की स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या एवढ्या वर्षानंतरही त्यांना आरक्षणासाठी स्ट्रगल करावा लागत आहे, किंवा शिक्षणासाठी, चांगल्या नोकऱ्यांसाठी या समाजाला सतत स्ट्रगल करावा लागत आहे। या सर्व विषयांवर आज आपण बोलणार आहोत सलीम सारंग यांच्याशी। ते आज आपल्या मराठी लाईव्हच्या या एपिसोडमध्ये आलेले आहेत। सलीम सर, मराठी लाईव्ह चॅनलवर आपलं मनापासून स्वागत। आपण सगळेच आजकाल आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलतोय, पण एक गोष्ट जी आता पुढे येते की 2014 मध्ये न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण दिलं होतं शिक्षणात। आता 10 वर्ष झाली ते लागू होत नाही, म्हणजे न्यायालयाने मंजूर करूनही आरक्षण लागू होत नाही। काय कारण असतील? मॅडम, मी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर हिंदीमध्ये देतो। शब्दाचे हेरफेर झाला नाही पाहिजे, नक्की कंट्रोवर्सी नहीं को। ये माँ विकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी 2.5 साल पहले। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी ये 5% मुस्लिम एजुकेशन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने, अमल बजावनी करनी। लेकिन वो सरकार ने भी मुसलमानों की तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान मुसलमानों की तरफ दिया नहीं। अब जिस तरीके से उनकी सत्ता जाने के बाद अब सेकुलर और विचारधारा के ऊपर मुसलमानों को, इन लोग अभी आंदोलन पे आए कि मुसलमान को 5% आरक्षण मिलना चाहिए। जब आप गवर्नमेंट में थे तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? मुसलमान जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा है लोगों के लिए। हकीकत में ये नहीं चाहते कि मुसलमानों को ये आरक्षण मिले। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है। मुसलमान से ये खेला जा रहा है। हालांकि 5% मुस्लिम आरक्षण जो है वो माननीय हाईकोर्ट ने दिया था, और हाईकोर्ट ने किस रिकमेंडेशन से दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, 3 कमेटी बनी हुई थी, अब्दुल रहमान कमेटी, सच्चर कमेटी, ऐसे 3 कमेटी बनी थी। और तीनों कमेटी ने गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दिया कि मुसलमान जो है उनकी दे आर वेरी इकोनॉमिकल बैकवर्ड। सबसे बैकवर्ड जो है वो मुसलमान है, और उनकी ये बैकवर्ड होने की वजह से वो एजुकेशन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यही रीजन है कि उनको आरक्षण एजुकेशन में मिलना चाहिए। आज मुसलमान को आरक्षण एजुकेशन में भी देने नहीं मांग रहे। फिर समाज में बात होती है कि ये अब अब्दुल पंचर वाला है, ये बंदा ऐसा करता है। जब बच्चों को पढ़ाओगे, जब वो पढ़ेंगे तो उनकी समझ में आएगी कि समाज को किस तरीके से। और मुसलमान समाज भी आज चाहता है कि वो पढ़े लिखे आईएएस बने, आईपीएस बने, हिंदुस्तान में की हिस्सेदारी में वो भी अपना हाथ चाहता है। लेकिन आप उनको पढ़ने नहीं दोगे तो वो कैसे, मतलब समाज में आ नहीं पाएंगे। तो यही वजह है कि मैं ये काफी टाइम से ये आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए। मुळात जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आपले पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद हे मुस्लिम होते। मग तरीही आज स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर एवढ्या वर्षानंतर त्याच समाजाला, म्हणजे ज्या समाजाचा पहिला शिक्षण मंत्री झाला त्याच समाजाला शिक्षणात
पिछाडलेपण का आलं, मागासलेपण का आलं, काय कारण असतील त्याची? अभी इसका रीजन ये बहुत बड़ी दुर्दैवी है। अभी अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लाए हुए हैं। मौलाना अब्दुल साहब ने, वो पहले शिक्षण मंत्री भी रह चुके हैं, और ये सारी जितनी आईआईटी है, एजुकेशन जितने सेंटर है, वो उनकी देन है। उस वक्त की बात है जब हमारी स्वतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस वक्त में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ये मौलाना अब्दुल हो गए, बाकी स्वतंत्र वीर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सबको जेल में बंद किया। और उस टाइम पे ऐसा था कि 7 साढ़े 7 बजे जेल में डिनर का टाइम होता था। डिनर देने के बाद लोग सोने चले जाते थे। तो रात के 8 बजे के वक्त सारे स्वतंत्र वीर जो थे लड़ाई में भागी, वो सब सोने के, और मौलाना आजाद जो थे वो अपनी एक किताब लेके पढ़ाई कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने पूछा कि आप क्यों पढ़ रहे हो ये वक्त में? तो उन्होंने कहा, बोले बाकी तो सो गए, आप नहीं सो रहे हो? तो उन्होंने कहा बाकी की समाज जाग गया है और मेरा समाज जो वो सोया है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। और उनकी उस वक्त की बोली हुई बात, आज 75 साल हो गए आजादी को, और कहीं ना कहीं मुसलमान समाज आज भी सोया हुआ है। और सोया हुआ नहीं, अगर वो जागने की कोशिश भी करता है तो उसको कहीं ना कहीं लोग उसको सुलाने के काम करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी सबकी है, मुस्लिम लीडर्स की भी है। जब मुसलमान लीडर कोई बन के आता है तो वो पहले मुसलमानों की बात करते हुए वो लीडर बनता है। उसको जब एक पोजीशन मिल जाती है, उस पोजीशन के बाद वो मुसलमान की बात करना छोड़ देता है। वो चाहता नहीं है समाज बदले। अगर आप, मैं महाराष्ट्र की मुस्लिम इलाके की बात करूं, मुस्लिम जिलों की बात करूं, आप कोई भी जिला उठा लीजिए, जैसे मालेगांव हो गया, भिवंडी हो गई, ये गोवंडी हो गई, जो ये मुस्लिम इलाके हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भी जीत गया है, मुस्लिम लीडर जीत गया है। लेकिन आप देखेंगे इस जिलों की हालात सबसे खराब है। तो इसकी जिम्मेदारी हम कहीं एक जगह पे, और एक पार्टी को भी नहीं बोल सकते। हमारे अंदर भी कुछ कमी है, हमारी लीडरशिप में भी कमी है। हमको भी आगे बढ़कर हमारे समाज को सुधारना होगा, उसको एजुकेशन की तरफ वापस से लाना होगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर समझाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। बच्चों को एजुकेशन उस तरीके की देनी पड़ेगी कि ये हमारे हिंदुस्तान में उसकी तरक्की में वो हाथ बटाए। तो कहीं ना कहीं गलती सब समाज की तरफ से, और मुसलमान उसमें और पिछड़ा होता हुआ जा रहा है। तो अब्दुल कलाम आजाद ने एजुकेशन लाया तो जरूर था, बाकी सारे समाज ने उसको अपनाया और मुसलमान ने उसको अपना नहीं पाया। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलोगे मुसलमान नहीं अपना पाया, तो इस्लाम वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट टॉप रिलीजियस है, पॉपुलेटेड रिलीजियस है, सेकंड नंबर पे है। लेकिन आप गल्फ में जाएंगे तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप अरबी पढ़ो, उन्होंने हर एजुकेशन को सपोर्ट किया। गल्फ की कंट्री, ओमान हो गई, कतर हो गई, दुबई, सऊदी हो गए, वहां मुसलमान अरबी बहुत कंपलसरी है। हमारी जो तालीम है इस्लाम फॉलो करने के लिए अरबी बहुत कंपलसरी है। लेकिन उसके साथों साथ दूसरी एजुकेशन भी जरूरी है। अगर दूसरी में एजुकेशन नहीं लो तो मैं समाज के साथ नहीं चल पाऊं। तो दूसरी मुस्लिम कंट्री ले रही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी कुछ कट्टरपंथी है जो कि वो एजुकेशन को आगे आने नहीं दिया। आज वो एजुकेशन, अब समाज हमारा भी जाग चुका है। अब आप देखेंगे एक बहुत सेंसिटिव मैटर है मदरसा। मदरसा में अरबिक पढ़ाई जाती थी, अब वहां के बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते थे। मुस्लिम बच्चों की माली हालात बहुत खराब है, वो एफर्ट नहीं कर पाते थे, तो वो मदरसा में भेजते थे। तो लेकिन मदरसा में सिर्फ अरबिक पढ़ाती थी। अभी कुछ सालों से गवर्नमेंट ने सिस्टम चेंज किया, मदरसा में भी इंग्लिश कंपलसरी हो गई, अदर लैंग्वेजेस कंपलसरी हो गई है। जो लैंग्वेजेस, जो एजुकेशन एक बच्चों को ग्रूमिंग के लिए आगे काम आती है, वो सब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है मदरसा को भी। तो अभी मुसलमान बच्चों की भी कहीं ना कहीं आप आने वाले कुछ सालों में देखोगे हिंदुस्तान की तरक्की में उनका हात होगा। तुम्ही मागे एक मागणी टाकली होती की उर्दू मीडियमच्या शाळांमध्ये अरेबिक कंपल्सरी शिकवायला हवी, तर काय कारण आहे त्याच्या मागे? की अरब देशात जाऊन त्यांना पुढे रोजगार मिळावा यासाठी? कारण भारतात अरब भाषा येण्याचं काही तशी आवश्यकता नाहीये, तर त्यामागचं तुमचं कारण काय होतं? नहीं, इसके पीछे का रीजन ये है कि उर्दू मीडियम जो स्कूल है वो उसका जो
जितनी क्वांटिटी में बच्चे होने चाहिए वो बहुत कम क्वांटिटी में। अगर बच्चे कम हो गए तो स्कूल बंद करना पड़ती है, और स्कूल बंद इसलिए हो रही है कि सिर्फ उर्दू पढ़ के अभी चलेगा नहीं, उसमें दूसरे लैंग्वेजेस भी आने चाहिए। और उर्दू मुसलमानों के लिए तकलीफ ये है कि उनको अरबिक बहुत कंपलसरी है, बिना अरबिक वो इस्लाम फॉलो नहीं कर सकते। हमारे नमाज में सब चीजों में हमको अरबिक आना बहुत जरूरी है। तो मुसलमान एक अधूरा है विदाउट अरबिक, तो उसको अरबिक बहुत कंपलसरी है हर बच्चों को। तो मेरा गवर्नमेंट से, मैंने अजीत दादा के पास एक डेलीगेशन लेके गया था, माननीय अजीत दादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास, और ये उनसे मैंने मांगनी उनके पास रखी कि हर उर्दू मीडियम में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आप अरबिक रखो। तो उससे क्या होगा, दो चीज होगी कि उर्दू मीडियम में लोगों का अट्रैक्शन भी होगा, बच्चे जो मदरसा में जाते तो वो उर्दू मीडियम में जो क्वांटिटी बच्चे चाहिए क्लासरूम के वो फुलफिल होगी। उसके अलावा उर्दू अरबिक पढ़ने के बाद जब गल्फ कंट्री में जाता है तो 80% जॉब मुसलमानों को उसी पे बेस पे मिलता है, तो उसको अरबिक आनी चाहिए। बिना अरबी गल्फ कंट्री में नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की उनके आगे वाला फ्यूचर में भी काम आएगा। और उर्दू मीडियम जो बंद होने की कागार पे है, जो बंद करना जा रही है गवर्नमेंट, स्टूडेंट नहीं होने की वजह से, वो क्लासरूम भी फुल हो जाएंगे। और उसके साथों साथ ये है कि ये सब्जेक्ट, मुझे अजीत दादा ने कहा कि ये सब्जेक्ट आज तक मेरे 35 साल के करियर में किसी ने ये डिमांड नहीं किया कि अरबिक क्लास चाहिए करके। मतलब उर्दू पढ़ने वाले बच्चे को अरबिक क्लासेस तो कंपलसरी चाहिए। तो फिर अभी उस पे सोचा जा रहा है। अरबिक इंडियन लैंग्वेजेस नहीं है करके वो थोड़ी तकलीफ आ रही है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में है। हाँ। लेकिन एक सब्जेक्ट तो ला सकते, भले फॉरेन लैंग्वेज बोल के भी एक सब्जेक्ट ला सकते, जरूरी नहीं है कि उसको इंडियन लैंग्वेज बनाया जाए। तो लेकिन इसमें एक चीज अच्छा निकल के आया कि माननीय अजीत दादा ने उर्दू मीडियम को देखा कि उसकी हालात बहुत खराब है, क्लासेस रूम खराब है, काफी टाइम से वो अपग्रेड नहीं हुई है, बैठने लायक नहीं है। तो उन्होंने फंड अरेंज किया हर उर्दू मीडियम के लिए अपग्रेडेशन करने के लिए। तो एटलीस्ट उर्दू का तो अभी कंपलसरी नहीं हुआ, लेकिन उर्दू मीडियम जो क्लासेस है वो सब अपग्रेड हो गई है, अपग्रेडेशन पे डाला है उसको। एक लोकसंख्येचा नेहमी मुद्दा येतो समोर की मायनॉरिटी ना लोकसंख्या वाढवण्यासाठी त्या पद्धतीने, पण मग त्यात आपल्याच समाजाची बेरोजगारी आपण वाढवतोय, आपल्याच समाजाची गरिबी आपण वाढवतोय। मग हे कमी शिक्षणामुळे किंवा चुकीच्या शिक्षणामुळे किंवा शिक्षणाच्या अभावामुळे अशा पद्धतीची मानसिकता झालीये का? योग्य शिक्षण मिळालं, योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर हे प्रकार कमी होतील आणि आपोआप गरिबीतून किंवा यातून समाज बाहेर निघेल, असं तुम्हाला वाटतं का? देखिए, ये जो बात आप जो बोल रहे हो, ये आज की बात कर रहे हो कि आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हो? 20 साल पहले ऐसी बातें थी, लेकिन अगर 20 साल पहले आप देखोगे सिर्फ मुसलमान समाज ही जिम्मेदार नहीं था एक घर में 10-10 बच्चे होने का। कई ऐसे पॉलिटिशियन भी मैं आज बता सकता हूँ जो मुसलमान नहीं है, उनके घर में 11 बच्चे हैं। तो ये तो उस टाइम पे क्या एजुकेशन ही नहीं था, तो पूरा समाज, मतलब सिर्फ मुसलमान पे तो ये डाल दिया गया है कि मुसलमान के घर में 10-10 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे। वो टाइम पे क्या था कि जागृति नहीं थी हमारे पास। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंग्रेजों ने सब कुछ लेके गया तो कुछ रखा ही नहीं था। तो वो टाइम पे लोगों को उतनी एजुकेशन नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत फास्ट हो गया। लेकिन आज की हालात में मुसलमान की माली हालत बहुत खराब है। वो खुद को खाना नहीं खिला सकता एक जन को, तो 10 बच्चों को कहां से खिलाएगा? पिछले जब 80s में वो टाइम पे था कि हर समाज मिलके एक दूसरे को संभालता था। आज की हालात में खुद को ही संभालना बहुत मुश्किल है। तो इतने बच्चे हो गए नहीं। आज मेरे को लगता है, जो मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे घर पे मेरे 2 ही बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। तो वो दोनों को संभालने के लिए और समझाने के लिए काफी टाइम चला जाता है। और वो पॉपुलेशन इंक्रीज तो समझने की बात ही नहीं कि इस तरीके का जो मुसलमान पे आरोप लगा है वो गलत आरोप है। वो हर समाज में ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। तो जब इंदिरा गांधी जी ने एक स्कीम भी लाई थी, वो स्कीम का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, वो सबके लिए था, हाँ। सब समाज के लिए था। पॉपुलेशन कंट्रोल का जो उन्होंने लाया था, हर समाज के लिए लाया था। लेकिन क्या है, हिंदुस्तान में मुसलमान के नाम के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है। मुसलमान नाम आने से राजनीति होती है, और उस मुसलमान के नाम से गवर्नमेंट चुन के आती है और गवर्नमेंट गिरती है।
तो मुसलमान चाहिए हर चीजों में बोलने के लिए, तो सॉफ्ट टारगेट है ना, उसे गवर्नमेंट बनती है तो लोग टारगेट करेंगे, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये समाज जो है, इस्लाम क्या है। इस्लाम ने हमेशा हर मजहब को, हर रिलीजन को साथ में लेके चलने बोला है। इस्लाम ने कहीं नहीं बोला है कि दूसरे मजहब पे उंगली उठाए। अगर मैं दूसरे मजहब पे उंगली उठाता हूं तो सामने वाला मेरे मजहब पे उठाएगा, तो इनडायरेक्ट वे में मेरे मजहब को बदनाम कर रहा हूं। तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन वो टाइम पे जब ब्रिटिश गई, उनको पता था हिंदुस्तान हमारे हाथ से गया है, उन्होंने वो नफरत की बीज डाल के गई है, डिवाइड एंड रूल, और वो बीज जो है उसको खाद और पानी हमारे कुछ पॉलिटिशियन भी देते हैं, समाज भी देता है उसको, हर लोगों को उससे उनका घर चलता है किसी लोगों का। तो इस तरीके से दुनिया में हमको नंबर 1 बनना है तो उनको ये चीज हटानी पड़ेगी। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने हमको बेवकूफ बना के जो गए थे, वो चीजों को आज लेके नहीं चलना, इसको स्टॉप करना होगा कहीं ना कहीं। मदरशांचा थोडा विषय होता। मदरशांबद्दल नॉन मुस्लिम जे लोक आहेत त्यांच्या मनात खूप क्युरिओसिटी असते की नक्की मदरशांमध्ये काय शिकवलं जातं, हे तुमच्याही कानावर कधी आलं असेल। सो तर एकीकडे गव्हर्नमेंटच्या स्कूल्स आहेत किंवा खासगी शाळा आहेत आणि एकीकडे मदरसे आहेत, तर तुम्ही जेव्हा मुस्लिम समाजाचं शिक्षण प्रमोट करताय तेव्हा व्हॉट विल यू प्रिफर? कारण आता मदरशांना सुद्धा गव्हर्नमेंटनी मला वाटतं एड दिलेली आहे आणि त्याच्यासाठी आर्थिक मदत दिलेली आहे, तर मदरशांमध्ये शिकलेलं शिक्षण त्यांना पुढच्या शिक्षणासाठी फायदेशीर ठरणार आहे का अगदी लहान वयापासून मुलांना गव्हर्नमेंटच्या किंवा खासगी शाळेतच टाकावं मुस्लिम समाजाने? तुम्हाला काय म्हणजे शिक्षणात काय फरक आहे, मुळात काय शिकवलं जातं मदरशात, हा माझा पहिला प्रश्न आहे। नहीं, मदरसा जाने के लिए मैं बताया ना कि उर्दू मीडियम में अगर अरबिक आती है तो मदरसा का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। मदरसा में जाने की मुसलमान की जरूरत सबसे ज्यादा इसीलिए है कि उनको अरबिक सीखना है, क्योंकि बिना अरबिक सीखे इस्लाम, हमारा मजहब ही पूरा नहीं होता है। तो अरबिक सीखना जरूरी है, इसलिए मदरसे में जाता है। और दूसरी वजह मदरसा में जाने का यह है कि वहाँ कहीं ना कहीं फ्री एजुकेशन मिलता है, खाना पीना सब कुछ मिलता है। कहीं ना कहीं आज मुसलमान बैकवर्ड होने की वजह से वो प्रॉपर स्कूलों में भेज नहीं पाते अपने बच्चों को, जहाँ फीस है और एजुकेशन कॉस्टिंग ज्यादा है, तो वो प्रीफर करता है मदरसा में जा। तो अब मदरसा बंद नहीं हो रहे, मुसलमान जा रहे, तो कहीं ना कहीं अभी अजीत दादा ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया, मदरसा को कुछ फंडिंग दिया, एक मदरसा को 10 लाख दिए है। लेकिन उसमें उन्होंने हम गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक चीज ऐसी रखी है कि वो मॉडर्न एजुकेशन को भी अपनाए। मदरसा के साथ साथ, अरबिक के साथ साथ अगर मॉडर्न एजुकेशन आए जिसमें इंग्लिश पढ़े, मराठी पढ़े, हिंदी पढ़े, समाज के साथ बच्चे खड़े रहे, उनको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं साइंस आनी चाहिए, वरना मदरसा के बच्चा बड़े वो कुरान हाफिज हो जाए। हमारे इसमें वो समझो ग्रेजुएट होकर निकले मदरसा में, लेकिन उसको ABCD उसका नाम लिखने नहीं आया इंग्लिश में, तो ये ऐसे एजुकेशन के मैं भी खिलाफ हूँ। मैं भी चाहता हूं कि बच्चे को समाज के साथ खड़े रहने के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है जो लैंग्वेज में बात करती है उस लैंग्वेज में बात करने आना चाहिए। तो अभी मदरसा में जो ये फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट एड दे रही है, मदद कर रही है मदरसा को भी, वो इसी बेस पे कर रही है कि तुम मॉडर्न एजुकेशन को भी अपनाओ, तुम उसमें कंप्यूटर भी सिखाओ। तो ये सारी चीजें जो मदरसा अपनाएगा उसको गवर्नमेंट फंड देगी, तो ऑटोमेटिकली फंड के लिए सारे मदरसा वो उस चीज में आएंगे। तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ईमानदारी से मुसलमान के लिए सोच रही है। ओके। माझा जेव्हा विषय झाला होता, तो जो मराठी गुजराती वाद झाला होता मुलुंडमध्ये, तर त्यावेळी तुम्ही मला सांगितलं होतं की तृप्ती, हे तर आम्हाला पण खूप वर्ष सहन करायला लागतं की मुस्लिम आहेत, मराठी मुस्लिम आहेत, त्यांना जस्ट बिकॉज धर्माच्या ह्याच्यावर भेदभाव करून आम्हाला घरं मिळत नाहीत। मग मेनस्ट्रीम कुठल्याही सोसायटीमध्ये गेला किंवा असं कुठेही जाऊन घर खरेदी करता येत नाही, जस्ट बिकॉज युअर मुस्लिम, तुम्हाला घर सरळ नाकारलं जातं। तर हे का होतंय मुळात आणि काय कारण असतील का? मेनस्ट्रीम नाही म्हणणार मी, पण असं परस्पर कुठल्याही सोसायटीत जाऊन घर घेणं किंवा काही, तर हा भेदभाव अजूनही एवढा उघड का आहे? नहीं, देखिए, जो महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो सबको ईमानदारी से अपना लेती है। महाराष्ट्र के लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। मैं खुद महाबलेश्वर से हूँ,
सातारा से हो, मराठी मुस्लिम, महाराष्ट्रियन मुस्लिम हो। अब तकलीफ की बात यह है कि बाहर के स्टेट की जो पब्लिक आई हुई है, उन्होंने यहाँ से बहुत पैसा महाराष्ट्र से कमाया, इनकम भी मिली, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना स्टेट को उन्होंने कभी बोला नहीं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि महाराष्ट्र में रहने वाला बंदे को अगर महाराष्ट्र में ही जगह नहीं मिली तो वो कहाँ जाएगा। तो मैं गुजरात में जाऊं या मैं यूपी बिहार में जाऊं तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मुस्लिम जरूर हूँ लेकिन महाराष्ट्रियन मुस्लिम हूँ, तो मुझे वो वैल्यूशन नहीं। और मेरे को मेरे महाराष्ट्र में अगर घर नहीं मिलता है तो ये बहुत दुखदाई है। मतलब दुख की बात है कि मैं जिधर मेरे फोर फादर यहाँ रहे हुए हैं, हमारे फोर फादर कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज के साथ के टाइम से, हम महाबलेश्वर सातारा से हैं तो उस टाइम से, तो कहीं ना कहीं मुसलमान, अभी जैसा अभी आप ही को, आप जो सोसाइटी में गए थे वो गुजराती पॉपुलेटेड सोसाइटी थी या वो इशू हुआ था, तो अभी मेन बिकॉज हमने उनको अपनाया एज अ मराठी मुसलमान, उनको हमने हमेशा अपने कल्चर में लिया, हमने उनको अपनी कहीं ना कहीं हमारे खाने खिलाए उनको, और उनका टाइम आया तो वो बोला हमारे घर में आके हमारे सोसाइटी में तुम ये खाना नहीं खा सकते। हमने खुले हाथ से उनको बोला आओ हमारे घर में शीरकुरमा पियो, आपने पूरन पुली खिलाया होगा, हमने पूरन पुली खिलाया। अब उन लोग हमको ढोकला भी नहीं खिला रहे उनका, वो बोलते तुम मानी यू आर नॉट अलाउड। तो मेरे घर में क्या बनता है, मैं क्या खा रहा हूं, उनसे उनका क्या लेन देन है। हम आपके समाज का आपका रिस्पेक्ट रख रहे हैं, आपके नवरात्रि में उनके नवरात्रि मनाते, हम रिस्पेक्ट रख रहे हैं चीजों को लेकर, लेकिन आप एक जबरदस्ती करके मराठी पब्लिक को, महाराष्ट्र की पब्लिक को उसके इलाके में नहीं रखने जाओगे तो ये बहुत रॉन्ग है। और ये चीज आपका प्रकरण से लाइमलाइट में तो आई चीजें, गवर्नमेंट ने बोला भी इस पे एक्शन लेंगे, एक न्यूज तो बनी, लेकिन सीरियस नोट पर आज भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं। आज भी कोई मुसलमान किसी सोसाइटी में जाता, बड़ा महाराष्ट्र मुस्लिम हो और वो मुस्लिम कोई छोटा वगैरह नहीं हो, इमरान हाशमी जैसा बॉलीवुड का बड़ा स्टार इमरान हाशमी, उस आदमी को अगर घर नहीं मिले, ऐसे बहुत नाम है, मतलब मशहूर है, फिर भी मशहूर है, ऐसे लोगों को अगर महाराष्ट्र में रह के नहीं मिले तो फिर हमारा मराठी रह के फायदे क्या, महाराष्ट्र का रह के। और ये कल्चर जो चल रहा है, ये आई डोंट वांट टू से, एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि एक डिवीजन हो हिंदुस्तानियों के बीच में। मैं नहीं चाहता यूपी मराठी हो, मैं नहीं चाहता गुजराती मराठी हो, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि अगर यूपी से लोग आके हमको महाराष्ट्रियन लोगों को बोलेंगे कि हमारे आपकी लीडरशिप में दम नहीं, हमारे यूपी की लीडरशिप में दम है, तो वो मुझे तकलीफ है। मुझे तकलीफ है, मुझे यूपी वाला आके नहीं सिखा सकता कि उनकी लीडरशिप में, मैं महाराष्ट्र में पला हूं, मैं मेरे कल्चर के हिसाब से ही करूंगा। मुझे गुजराती आके नहीं सिखा सकता। ठीक है, आपकी लीडरशिप में, आपके चीजों में आप, वी अप्रिशिएट यू, लेकिन आप भी हमको अप्रिशिएट करिए ना, अगर हम महाराष्ट्र ने तो अप्रिशिएट करिए। तो मैं ऐसे चीजों के एकदम सख्त खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ गव्हर्नमेंट स्ट्रिक्ट कानून लेके आए इसके ऊपर। ही चर्चा अशीच पुढे रंगणार आहे। या चर्चेचा पुढचा भाग बघण्यासाठी आपण पुढचा एपिसोड पाहूया।